चलो आगे अभी कंपाउंडिंग प्रोविजंस अंडर द फेमा एक्ट, राइट। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अब इधर इन्होंने प्रोसेस जितना हिसाब से बताया, मेन तुम्हें अथॉरिटीज़ में कंपोजिशन के बारे में बताया, राइट। तो ये भी लिखते हैं एक बार पहले, फिर तुम्हारा आगे वी विल स्टडी। एक बार लिख लो फटाफट से, ठीक है। अंडर फेमा तो फेमा में अगर कंपाउंडिंग करनी है तो मेन कौन सी अथॉरिटीज़ आ रही हैं। द टू अथॉरिटीज़ देयर इन आर RBI और वो ED, बोलते ना ED की रेट पड़ रही थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। ये वही वाला ED है, बढ़िया। तो RBI और ED। अब ये जो दो अथॉरिटीज़ है ना, इन दो अथॉरिटीज़ का स्पेसिफिकली आपको ये बताया हुआ है कि अब अंडरस्टैंड द पॉइंट सिर्फ यहाँ पर इतना कि ना इनके लिए ना प्रॉब्लम ये है कि भाई हम यहाँ पर है ना दो ही अथॉरिटीज़ हैं, और फेमा प्रोविज़न तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज वाले प्रोविजंस हो गए, तो पॉइंट्स क्लॉजेज चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट हो जाती हैं। तो उन्होंने RBI ने अपने अंडर ही अलग अलग कमेटी, जैसे वहाँ पर था इंटरनल कमेटी, HPAC, ये सब उन्होंने बनाए हुए थे, पर इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग तो एक ही थी ना, राइट। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि इतना हम नहीं झेल सकते हैं। इन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बना दिए कि अंदर 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 बंदे कि भाई इतना डिफ़ॉल्ट होगा, इस अमाउंट का होगा तो ये बंदा सुनेगा, इस अमाउंट का होगा तो ये बंदा सुनेगा। सिमिलरली विद द EDs, राइट, उन्होंने अपने हिसाब से बना लिए। तो यहाँ पर अब पहले हम वो बाइफर्केशन पढ़ रहे हैं कि किसने कौन कितना अमाउंट सुनने वाला है, बस कि हु विल बी लिसनिंग टू योर एप्लीकेशन, बढ़िया। बस केसेस RBI के पास जो जाएंगे वो अलग होंगे, ED के पास जो जाएंगे वो अलग होंगे, क्या होते हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पर कहीं पे अगर लिखा है तो वो पहले ही देख लें। नहीं वो तो है। चलो ठीक है, कोई बात, पहले यही कर लेते हैं RBI। अब अगर फटाफट बस लिखना शुरू करते हैं। अगर कोई भी ऑफेंस है, ये ना एक बार थोड़ा सा करता है परेशान। अगर कोई भी ऑफेंस है और वो बिलो 10 लाख है, ठीक है, बिलो 10 लाख से, तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पास जाएगा। आ रहा है, बस इस तरीके से लिखते जाओ। अगर 10 लाख तो जैसे 10 to वहाँ पे ना ऐसे लिखा होगा कि 10 to 40 ये लिखा होगा। मैं क्यों ना इस तरीके से लिख रही हूँ, मैं 10 to 39 लिख रही हूँ, क्योंकि अगर 40 होगा तो कहाँ जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नहीं तो ऐसे लिखा था 10 to 40, 40 to 60 ऐसा लिखा है, बट अंडरस्टैंड कि 10 to 39 का होगा। तो असिस्टेंट के ऊपर तुम्हारे आते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर। उसके बाद तुम्हारे हैं 40 लाख to 99 लाख, वो जाएगा जनरल मैनेजर के पास। आ रहा है। और उसके बाद 10 लाख एंड अबव अगर होगा तो जाएगा चीफ जनरल मैनेजर के पास। आ गया, बढ़िया। सिमिलरली विद ED, मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे इसके, ठीक है। ED का लिख लो, अगर बिलो और इक्वल टू और इक्वल टू 5 लाख है तो जाएगा डेप्यूटी, इनके जनरल मैनेजर नहीं होते, इनके डायरेक्टर होते हैं, इनके डेप्यूटी डायरेक्टर के पास, राइट। फिर तुम्हारा बिलो और इक्वल टू 5 लाख, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 5 लाख to 9 लाख जाएगा एडिशनल डायरेक्टर,
फिर 10 lakhs to 49 lakhs जाएगा स्पेशल डायरेक्टर। तुम्हारा 50 lakhs to 99 lakhs जाएगा स्पेशल डायरेक्टर प्लस लीगल एडवाइज़र। और अगर तुम्हारा है 1 crore एंड अबव तो जाएगा डायरेक्टर एनफोर्समेंट के पास। आ गया? हाँ वही मैं ढूंढ रही थी यहाँ पर कि वो लिख लेते हैं, तो वो लिख लेंगे अभी जैसे पढ़ेंगे ना साथ साथ। तो बस इतनी जगह छोड़ देना, उसके नीचे तुमने लिखा होगा राइट, तो बस नीचे कि आरबीआई के पास जाता है, ईडी के पास कब जाता है, बस क्योंकि केसेस अलग अलग हैं। आरबीआई के पास जाने वाले अलग हैं, ईडी के पास जाने वाले अलग हैं। ईडी के पास मोस्टली वो जाते हैं जो फ्रॉड वाले होते हैं, ठीक है, टैक्स फ्रॉड, ये फ्रॉड वो फ्रॉड, पर पढ़ेंगे ना उसके बाद ही लिखना, ठीक है। और आरबीआई के पास वो वाले जाते हैं यूजुअली जो तुम्हारे रिलेट्स टू द फॉरेन वाला कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वाले, ठीक है। बट वील स्टडी एंड देन वील राइट। उसके बाद तुम्हारा एक बार है ना प्रोसीजर लिख ले, दो ये भी लिख ही लो यहाँ पर, और फिर एक ही बार पढ़ना शुरू कर देंगे ना धनाधन फालतू में। जो आपका यहाँ पर एप्लीकेंट होगा ना, जो भी सेटलमेंट प्रोसेस के लिए, सॉरी हाँ कंपाउंडिंग लिखा है मैंने, हाँ सेटलमेंट्स कंपाउंडिंग अंडर फेमा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो एप्लीकेंट फाइल करेगा एप्लीकेशन टू द अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन है हमारी? दो, या तो आरबीआई या तो ईडी, डिपेंडिंग अपॉन द केस जो भी होगा, राइट। ये जो अप्लाई करेगा, इट दिस एप्लीकेशन विल बी विद अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 5,000 रुपीज़, ठीक है। बन रहा है, सेट हो रहा है। अब ये अथॉरिटी जो है वो विद इन 180 days ऑफ दिस एप्लीकेशन एक ऑर्डर करेगी, ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग का, ठीक है। इस ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग के हाँ कि विद इन 15 days में आप अमाउंट सबमिट कर देंगे, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और दो चीज़ें सर नोट करके लिख लो नीचे कि इफ़ कि नो कंपाउंडिंग इन केस ऑफ, दो कि वो अपना आई पेंडिंग है। आई पेंडिंग मतलब हाँ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, और कोई सीरियस ऑफेंस है। बढ़िया, अभी के लिए इतना लिखते हैं, बाकी फिर थोड़ा सा पढ़ने की बात करते हैं। चलो फेमा प्रोविजंस वाला पढ़ना शुरू करते हैं। पेनल प्रोविजंस अंडर फेमा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 13 ऑफ फेमा कंटेन्स द पेनल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ फेमा। ऑफ कोर्स कि 13 के अंदर पेनल्टीज लिखी हुई हैं कि अगर आपने ये किया तो पेनल प्रोविजन, ये किया तो पेनल प्रोविजंस, राइट। द पेनल्टीज आर क्वाइट सब्सटैंशियल and can extend up to 3 times of the sum involved in such contravention where the amount is quantifiable। मतलब अगर पता लग रहा है कि कितने अमाउंट का तुमने डिफ़ॉल्ट किया है तो उस अमाउंट का इंटू 3 टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो बोला कि ज़्यादा डिफ़ॉल्ट्स हैं, सॉरी ज़्यादा अमाउंट्स हैं डिफ़ॉल्ट की। और अगर अमाउंट तुम्हारी क्वान्टिफाइबल नहीं है तो 2 लाख तक जा सकता है। where the amount is not quantifiable and where the contravention is a continuing one, further penalty लग सकती है which may extend to 5,000 per day की।
आफ्टर द फर्स्ट डे विच कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यूज। ठीक है, जिस दिन तुमने किया, अब मान लो कोई फाइलिंग करनी है, आज तुमने नहीं करी तो उसका पेनल्टी तुम पर 6 लाख लगा दी जस्ट इन केस। अब तुमने कल भी नहीं करी तो 6 लाख प्लस 5,000 जब तक तुम फाइलिंग नहीं करते तब तक एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती रहेगी। एक ये चीज़ हुई। हाथ देख मेरे फिर पावर टू कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशन। अब ये कंपाउंडिंग की किसके पास है पावर? सेटलमेंट नहीं है यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान रखना। सेबी में सेटलमेंट था, ठीक है, आरओसी में कंपाउंडिंग था, यहाँ पर भी कंपाउंडिंग है। अब एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर 13 में ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन कमिटिंग सच कॉन्ट्रावेंशन बी कंपाउंडेड विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट और सच अदर ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट एंड ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई एज में बी ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बाय या तो ये या तो वो एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। फिर हु आर द कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़, वही दोनों लिखिए। ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड ऑफिसर्स फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर और डेप्यूटी लीगल एडवाइजर आर ऑथराइज। तो मतलब ये उन्होंने पहले लिख दिए कि इसके नीचे नहीं और इसके नीचे नहीं, राइट। उसके बाद तुमने बोला पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंपाउंड, राइट, पावर डाल दी। इस पावर में मजाल इन्होंने कोई पावर लिख दियो, इन्होंने क्या लिखा, ये कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना साथ में, कोई कॉम्पोजिशन मेंशन्ड है यहाँ पर। व्हेन अ पर्सन कॉन्ट्रावेंस प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 एक्सेप्ट सेक्शन 3A ऑफ द एक्ट कंपाउंडिंग कैन बी डन। ठीक है, 3A ऑफ द एक्ट क्या है वो तुम्हें नहीं बताया, तुम्हें बताया कि 3 के अंदर कुछ काम किया तो कंपाउंडिंग डन हो सकती है। वेयर द सम इज इन्वॉल्व 10 लाख रुपीज़ और बिलो असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सम इन्वॉल्व 10 से 40 डेप्यूटी, वेयर सम इन्वॉल्व 40 और मोर जनरल मैनेजर ऑफ द आरबीआई। उसके बाद एंड सम इन्वॉल्व 100 lakhs मोर चीफ जनरल मैनेजर। बढ़िया, ख़त्म हो गया। उसके बाद तुम्हारा पावर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेन कि 3A के अलावा बाकी सब कंपाउंड हो सकता है। दोबारा क्या लिखा है, कॉम्पोजिशन, कि अगर सम इन्वॉल्व 5 लाख तो ये तो कॉम्पोजिशन के साथ साथ उन्होंने पावर लिख दी कि भाई इतना का होगा तो तुम्हारे पास पावर, इतने का होगा तुम्हारे पास पावर। यहाँ तक डन है, ये पढ़ लोगे। उसके बाद तुम्हारा लिमिट फॉर कंपाउंडिंग एनी कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड बाय अ पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years, वही सेम लिमिटेशन पीरियड नहीं है ये, वो 3 साल वाला कि रिपीटेड ऑफेंस, कि 3 साल कंपाउंडिंग के ऑर्डर के 3 साल के अंदर तुमने दोबारा कोई ऑफेंस किया तो फिर हम उसे कंपाउंड नहीं करेंगे। ठीक है, 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच अ सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन वाज कमिटेड कैन नॉट बी कंपाउंडेड। इफ एनी अपील इज मेड द ऑफेंस कैन नॉट बी कंपाउंडेड। बढ़िया। अगला प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग, ये रहा। ठीक है, अब देखो, एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर दिस रूल शैल बी मेड इन फॉर्म, लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्म लिखा है, शैल बी इन अ फॉर्म। ठीक है, अलॉन्ग विद फीस of rupees 5,000 by demand draft in favor of compounding authority. सही। The other compounding authority may call for any information, record or other documents relevant to the compounding proceedings and pass an order after providing opportunity of being heard to both the parties within 180 days from the date of receiving the application. तो यहाँ पर क्या लिखना है तुमको, within 180 days। अथॉरिटी क्या क्या चीज़ें मंगवा सकती है, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा कुछ है, एक चीज़ थी ना लिखी हुई थी यहाँ पर, हाँ बस, तो फिर और कुछ नहीं ना, कॉल फॉर इन्फो और डॉग्स चलेगा। और 180 दिन में सुन के अपना, अच्छा हाँ ये लिखना था मुझे, प्लस OOBH, ठीक है, प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर आगे अपना काम करेगी। वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कंपाउंडेड बिफोर एजुडिकेशन नो इंक्वायरी कैन बी मेड अगेंस्ट सच पर्सन। समझे, एजुडिकेशन होती है एक चीज़, एजुडिकेशन कब होती है, वो मिक्स कब होता है, जब कंपाउंडिंग नहीं हो पाती है, फिर बोलते हैं कि तू एजुडिकेशन ही करवा के देख ले क्या पता हो जाए। तो वो वाले पंगे में हम बोल रहे हैं कि अगर आपकी कंपाउंडिंग बिफोर एजुडिकेशन हो गई है तो इंक्वायरी नहीं की जाएगी, क्या ज़रूरत है, हो गया ना, मामला से लट गया तो ख़त्म करो। वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कंपाउंडेड आफ्टर मेकिंग अ कंप्लेंट such compounding shall be brought in the notice of the adjudicating authority, on such notice the person will be discharged। अच्छा, ये अगर मान लो कंप्लेंट कर दी है और कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कर दी है तो वहाँ से उसको छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से प्रोसीडिंग यानी कि एजुडिकेशन से डिस्चार्ज कर दो, कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन रन हो जाएगा तुम्हारा। बन रही है बात यहाँ तक?
तो ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू में बीच में घुसा दिया है बस उन्होंने. इफ़ द डायरेक्टर एनफोर्समेंट इज ऑफ द व्यू दैट प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बिफोर इट रिलेट्स टू सीरियस कॉन्ट्रावेंशन सस्पेक्टेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, कंपाउंडिंग अथॉरिटी विल नॉट प्रोसीड विद कंपाउंडिंग. तो सीरियस ऑफेंस में क्या क्या आता है? टेरर वाला, हाँ, ठीक है, बढ़िया. हाँ, और वो सीरियस ऑफेंस में अभी हमने वो पढ़े ना 3 नाम, टेरर, PMLA, सॉरी मनी लॉन्ड्रिंग और सॉवरेनिटी. आ गया. फिर फैक्टर्स कंसिडर्ड, वही अनफेयर एडवांटेज, लॉस, बेनिफिट, रेपिटेटिव नेचर, वो सेम वाले पॉइंट्स आ गए. फैक्टर्स सिमिलर, सेम 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 बस. उसके बाद अब पेमेंट ऑफ अमाउंट कितना दिन था? 15 days. तो बस वही, द सम फॉर विच कॉन्ट्रावेंशन इज कंपाउंडेड एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग शैल बी पेड बाय अ डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ द कंपाउंडिंग अथॉरिटी विद इन 15 days. यहाँ पर लिख लो अमाउंट सबमिटेड DD के अंदर. जब आप अमाउंट सबमिट करोगे डिमांड ड्राफ्ट विद इन 15 days फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कंपाउंडिंग, इफ इन केस अ पर्सन फेल्स टू पे द सम कंपाउंडेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम ही शैल बी डीम्ड टू हैव नेवर मेड एन एप्लीकेशन. तो अगर अमाउंट सबमिट विद इन 15 days, इफ डिले नो कंपाउंडिंग नहीं है. ऐसा माना जाएगा कि कभी एप्लीकेशन आई ही नहीं, जाओ. सही. फिर तुम्हारा क्या है? कंटेंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कंपाउंडिंग अथॉरिटी. क्या क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, अब ये फालतू पॉइंट उन्होंने बोल दिया. शुड स्पेसिफाई द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि क्या आपने कंट्रवीन किया था और क्या नहीं. तो शुड स्पेसिफाई द एक्ट, रूल, डायरेक्शन, सारा कुछ. शुड बी डेटेड एंड साइंड. कॉपी ऑफ ऑर्डर विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट एंड द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, AO. आ गया. उसके अलावा केस स्टडी है अभी आ रही है. केस स्टडीज रुक जाओ अभी के लिए. फिर तुम्हारा मीडिएशन एंड कंसिलिएशन शुरू हो रहा है. सही. अब या तो हम मीडिएशन कंसिलिएशन पहले ख़त्म कर लें, या तो हम पीछे की पहले केस स्टडी ख़त्म कर लें. फिर इकट्ठी केस स्टडीज़ कर लेंगे ना. चलो ठीक है. मीडिएशन कंसिलिएशन में कुछ खास है नहीं, ड्रॉ ड्रू नान मार्क करने वाला. बस फटाफट एक रीडिंग है, इजी रीडिंग है. ठीक है. पहला तो तुम्हारा ना, आई एक्सपेक्ट कि तुम्हें पता ही है कि मीडिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है, सब कुछ. अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन नहीं है, डेफिनेशन उन्होंने बता दी, बाकी हम आर्बिट्रेशन में जा नहीं रहे. ठीक है. तो पहला, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाइक आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ केसेस दैट एंटर इनटू द फॉर्मल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. हाँ ठीक है. कोर्ट्स के पास कम केसेस होते हैं. स्पीडी रीड कर लेते हैं फटाफट से. मीडिएशन का मतलब वॉलंटरी, पार्टी सेंटर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन प्रोसेस होता है. फिर न्यूट्रल पार्टी, थर्ड पार्टी जो कि वो असिस्ट करेगी इन एमिकेबली रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बाय यूजिंग स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स. इन मीडिएशन पार्टीज रिटेन द राइट टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स वेदर टू सेटल द डिस्प्यूट और एंड द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट. मीडिएशन के अंदर है ना, वो बोलेगा कर लो सेटल, जाने दो, देख लो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर उन्होंने मान लो कि ऐसा कोशिश किया है कि सेटलमेंट के अंदर कि मैं तेरे को 2 थप्पड़ मारूंगा, तू मेरे को 2 थप्पड़ मार दे, पैसे पूसे छोड़ दे. उन्होंने ये बोला कि हमें हमारी ईगो सेटिस्फाई करनी है, यही हमारी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है. मीडिएटर नहीं बोल सकता बीच में, तुम जिससे खुश हो, सेटलमेंट होनी चाहिए बस. फिर भले जो सेटलमेंट की टर्म्स हो, तो ही विल नॉट सजेस्ट द सेटलमेंट की टर्म्स. द पार्टीज आर एट अ लिबर्टी टू डिसाइड देयर ओन टर्म्स. ठीक है. कंसिलिएशन में देखो क्या लिखा है, मेथड ऑफ, एक पॉइंट रहेगा ना, मेथड ऑफ नॉन बाइंडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु ट्राइज टू हेल्प द डिस्टर्बिंग पार्टीज टू रीच अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन. तो आपको हेल्प कर दिया मैंने कि आप सॉल्यूशन में पहुंच जाओ. इन केस ऑफ conciliation, it is a process in which independent person or persons are appointed by the parties with mutual consent by agreement to bring about a settlement of the dispute. देखो इनको क्या बोला कि they are appointed, conciliator is appointed to bring a settlement, right? तो ये अपना settlement terms बताएगा. Mediator
तुम्हें इनकरेज करेगा कि सेटलमेंट करा लो, सुलह कर लो, जो मर्जी तुम्हें करना है कर लो, पर सेटलमेंट कर लो, राइट। कैसे कर सकते हो, क्या होगा कैसे, तेरी बात उसको बताई, उसकी बात इसको बताई, आपस में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब नहीं था, जो भी, तो मीडिएशन करवा दी। कंसीलिएटर में खुद मैंने अपने टर्म्स बता दिए तुमको कि ऐसे कर लो, तुम्हारा शायद सही हो जाए। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट थ्रू कंसेंसस और बाय यूजिंग अ सिमिलर टेक्निक विच इज परसुएसिव। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और सेटलिंग डिस्प्यूट्स इन अ फ्रेंडली मैनर थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स। अब यहाँ पर फ़र्क है, डिफरेंस पढ़ लोगे पक्की बात। आगे अब एडवांटेजेस भी पढ़ लोगे तो क्या, इनफॉर्मल, कॉन्फिडेंशियल, क्विक, इनएक्सपेंसिव नहीं होता, ये एक्सपेंसिव होता है, ये पता नहीं क्यों लिखा है। और मीडिएटर फॉर्मल एजुकेशन प्रोसेस जैसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद तुम्हारा पैनल ऑफ मीडिएटर्स एंड कंसीलिएटर्स। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि ऑब्वियस सी बात है, जब मीडिएशन हो रही है तो तुम्हें नहीं बोलते कि तुम चूज़ करो अपना बंदा कि कौन आएगा मीडिएशन करवाने के लिए। तो एक तो हमने ये पढ़ा था, अब मेरे घर थोड़ी बैठे हैं मीडिएटर्स, मुझे नहीं पता, और अगर किसी बंदे को मैं जानती हूँ और मैं सजेस्ट करूँ तो मजा ले, सामने वाला मान ले, उसको तो ये लगेगा ना कि बायस्ड होगा, राइट। तो जब दो बंदे आपस में नहीं सुलह कर पाते कि कौन सा बंदा अपॉइंट करना है, तो हम मीडिएशन के अंदर अथॉरिटीज़ को ही बोलते हैं कि यार हमें अपॉइंट करके दे दो, राइट। अब जब हम बोलेंगे अपॉइंट करके देते तो उनके पास एक पूरा पैनल बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे मीडिएटर्स हैं। उनके पास पैनल कैसे आया, हम जैसे लोग जो क्वालिफाइड होते हैं ना, हम ही एप्लीकेशन करते हैं कि हमें एज अ मीडिएटर बनना है, तो वी अप्लाई, वी गेट रजिस्टर्ड इफ़ द कोर्ट और इफ़ द पर्सन अथॉरिटी इज़ जस्टिफाइड विद अस, कि भाई उसका फिर प्रॉपर क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं कि उसका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर वो पैनल में से नेम सजेस्ट कर देते हैं आपको, या तो आपको पैनल दिखा दिया जाता है कि ये पैनल है, इसमें से जो बंदा चाहिए ले लो। आया, तो अब रीड कर लेते हैं। पैनल ऑफ मीडिएटर्स एंड कंसीलिएटर्स, रीजनल डायरेक्टर आरडी प्रिपेयर कर रहा है। चलो, आरडी shall prepare a panel of experts willing and eligible to be appointed as a mediator or conciliator in its respective region, and such panel shall be placed on the website of the Ministry of Corporate Affairs or any other website as may be notified by the central government। बढ़िया, आरडी ने एक पैनल प्रिपेयर किया, वो पैनल एमसीए की बोतल पर छपा हुआ है। अब आरडी जो करेगा, मैं इनवाइट एप्लीकेशन फॉर पर्सन्स पोजेसिंग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हु इज़ विलिंग टू गेट एम्पेनल्ड, मतलब पैनल का मेंबर जिसको बनना है उसको बुलाया कि कैसे आप आ जाओ। ये जो इंटरेस्टेड पर्सन होगा जिसको पैनल का मेंबर बनना है, वो MDC 1 के अंदर एप्लीकेशन कर देगा। यहाँ तक सही, वो लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, हाँ ठीक है एप्लीकेशन, ठीक है रिजेक्ट या हाँ बोलेंगे वॉटेवर। उसके अलावा आरडी शैल इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम पर्सन्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग एम्पैनल्ड एज अ मीडिएटर। अभी कब, फरवरी में, और अप्रैल से फिर आपका वो पैनल वो इन्फोर्स हो जाता है। अप्रैल के बाद एडिशंस नहीं होती होंगी। यहाँ तक ठीक है, क्लैरिटी। आगे अब तुम्हारा क्या है, क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। तो क्वालिफिकेशंस में क्या बोला, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, या जज ऑफ हाई कोर्ट है, या डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ सेशंस कोर्ट है, या मेंबर ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ और अ ट्रिब्यूनल, या कंस्टिट्यूटेड अंडर द नेशनल लेवल, उसके आप मेंबर हो। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज के कोई मेंबर हो जहाँ 15 साल से काम कर रहे हो। लीगल प्रैक्टिशनर नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और इज हैज़ बीन प्रोफेशनल फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। CS हो 15 साल से। तो ये सारे कुछ क्वालिफिकेशंस हैं आपके। डिस्क्वालिफिकेशंस में क्या है, वही होगा, मॉरल टर्पिट्यूड, कन्विक्टेड, फलाना डिंगना, इंसॉल्वेंट, मॉरल टर्पिट्यूड, डिसमिस्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट की सर्विस, और पनिश्ड अंडर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। बढ़िया, ऐसा कुछ है तो नहीं बन सकते, ऐसा कुछ है तो बन सकते हो। सेट है, क्लैरिटी है। आगे अब तुम्हारा कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर और कंसिलिएटर। अगर आपको एप्लीकेशन करनी है, अपॉइंटमेंट होने, तो ये लोग ना थोड़ा सा ट्रैक से ही हट गए हैं। इस चैप्टर में कहीं पर भी सेटलमेंट की बात ही नहीं हो रही है, मीडिएटर कैसे बनना है बात हो रही है। तो अब पार्टीज़ में अग्री टू अपॉइंट अ सोल मीडिएटर और सोल कंसिलिएटर। अब पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बात बूत करके एक बंदा अपॉइंट करेंगे कि ये हमारा मीडिएटर होगा, ये हमारा कंसिलिएटर होगा। बात बन गई तो ठीक है, फिर नहीं तो वही तू अपना लेकर आ, मैं अपना लेकर आता हूँ, फिर अंपायर जो हमने पढ़ा था ड्राफ्टिंग के अंदर शायद, राइट। तो पार्टीज आर अनेबल टू अग्री ऑन अ सोल मीडिएटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आस्क ईच पार्टी टू नॉमिनेट अ मीडिएटर और कंसिलिएटर, और द सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल में देमसेल्व्स अपॉइंट द मीडिएटर और कंसिलिएटर फॉर देम। या तो वो खुद अपॉइंट कर लेंगे या तो उनके लिए अपॉइंट कर लिया जाएगा बाय द अथॉरिटी। द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट for referring the matter pertaining to any proceeding pending before it for mediation or conciliation in form MDC 2 and shall be accompanied by fees of 1000 rupees। इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ो एक सेकंड, हाथ धो क्या।
वो रेफरेंस कौन करेगा मीडिएशन का? हम नहीं बोलते हमें मीडिएशन करवानी है। अगर आप कोर्ट चले गए हो ना तो कोर्ट आपको बोलता है कि मीडिएशन चले जाओ, राइट। यहाँ पर अब क्या बोला हुआ है कि अगर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को करी और ट्रिब्यूनल को करी और द एपलेट ट्रिब्यूनल को करी फॉर रेफरिंग द मैटर पर्टेनिंग टू एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर मीडिएशन और कंसिलिएशन, इट शैल बी इन्फॉर्म MDC टू। हाँ, यहाँ पर जैसे तुम बोल रहे हो कि वही कि आपने खुद एप्लीकेशन करी है कि भाई मेरे को मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मेरे को मीडिएशन में जाना है, हम रेफ़र कर देंगे। दोनों पार्टीज़ आपस में सेटल करके भी कर सकती हैं, एक पार्टी भी कर सकती है, और इफ़ इट इज़ अग्रीड बाय द अदर दे विल गो। आ रहा है बट तो जैसे तुम बोल रहे थे एग्जैक्टली वही, आप ये रेफरेंस करोगे MDC 2 में विद अलॉन्ग विद द फीस। कितना? 1000। On receipt of the application, tribunal or central government may appoint a mediator or conciliator from the panel. Central government or tribunal may suo motu refer a matter before the panel in public interest. सही, सेट, क्लैरिटी। खुद भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, चले जाओ बस। उसके बाद डिलीशन फ्रॉम द पैनल। RD में बाय रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग आफ्टर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी। ये क्यों आया ये बीच में? ये वो मेंबर का आया बात कि जो पैनल में है ना बंदा, वो हमें पसंद नहीं आ रहा, हमने उसका नाम निकाल दिया। तो इधर सेंस नहीं बन रही थी इसकी। ये हिम कौन है तो कैसे पता लगेगा आपको? हिम आफ्टर गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड रिमूव एनी पर्सन फ्रॉम द पैनल। सही। आगे अभी विदड्रॉइंग नेम फ्रॉम द पैनल। चल, a person who intends to withdraw his name from the mediation and conciliation panel may make an application indicating the reasons कि क्यों withdraw कर रहा है to the RD, and RD shall take a decision on such application within 15 दिन from the receipt of such application। बढ़िया। उसके बाद ड्यूटी ऑफ द मीडिएटर और कंसिलिएटर टू डिस्क्लोज सर्टन फैक्ट्स, कि भाई ये प्रॉपर रीज़न है ही उनका कि भाई ये इतना फैक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा कि अभी रीजनेबल, अब ना मैं इस कंपनी में हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ तो अब मैं ना शायद उतना अनबायस नहीं रह पाऊँ, राइट। तो यू कैन गिव योर रीजंस कि भाई अब अगर मैं काम करूँगा तो देयर कैन बी रीजनेबल डाउट्स इन माई डिसीजन, राइट। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मीडिएटर टू डिस्क्लोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द एपलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी अबाउट एनी सर्कमस्टांस विच में गिव राइज टू रीजनेबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस, पहला। और दूसरा, एवरी मीडिएटर कंसिलिएटर शैल फ्रॉम टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट continuance of the mediation or conciliation proceeding without any delay disclose to the parties about existence or any circumstances। clause 1 यानी कि ऊपर का जो भी तुम्हारा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पुराना बता दो। थियोरेटिकल है सारा। अभी सिंपल तौर पे हमने क्या बोला कि अगर कोई पैनल में बंदा है और ही वांट्स टू विड्रॉ, ही कैन फाइल द सेम विद दी RD। RD आपके एप्लीकेशन को सुनेगा, अगर उसको लगता है कि हाँ तुम्हें विड्रॉ कर ही लेना चाहिए तो तुम्हारी एप्लीकेशन को अप्रूव करके तुम्हें पैनल से निकाल देगा, ठीक है। उसके पहले एक डिलीशन था कि वो उसकी मर्ज़ी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में वो निकाल भी सकता है, तुम भी खुद बोल सकते हो। और तुम जब बोलोगे तो एक और चीज़ बोली गई है कि यू हैव टू ऑलवेज डिस्क्लोज एक चीज़ कि कोई भी मेरा इंडिपेंडेंस में प्रॉब्लम है इस वक्त, मैं इम्पार्शियल नहीं हूँ, मैं अनबायस्ड नहीं हूँ, राइट। वो चीज़ें तुम्हें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। आ रहा है। उसके बाद विड्रॉ ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ये अपॉइंटमेंट का क्या मतलब हो गया? पैनलमेंट तो तक समझ में आ रहा था, विड्रॉ ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब सोचो अब तक हमने दो ही चीज़ किया एक मीडिएटर के साथ, एक उसको पैनल में डाला है, एक उसको डिस्प्यूट सुनने के लिए डाला है, राइट। तो ये अपॉइंटमेंट है वो वाली कि जब मैंने कोई मीडिएटर अपॉइंट किया अपने लिए, मेरे डिस्प्यूट के लिए, वो बंदा मान लो पार्शियल है, राइट, वो मेरे लिए पार्शियल है, पैनल के लिए पार्शियल नहीं है, एंटायर पैनल में रहने लायक है, मेरा डिस्प्यूट सुनने लायक नहीं है। तो अपॉइंटमेंट से विड्रॉ यानी कि केस सुनने से विड्रॉ, ठीक है। पैनलमेंट से विड्रॉ मतलब अब आप मीडिएटर ही नहीं हो, अपॉइंटमेंट से विड्रॉ मतलब ये वाले केस में सुनोगे, सही। तो अभी वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल रिसीव any information about impartiality of the mediator or conciliator, it may withdraw the appointment and appoint any other mediator or conciliator in that proceeding. The mediator or conciliator may offer to withdraw himself from such proceeding and request to the CG or a appellate tribunal as the case may be to appoint any other। या खुद वो बोल देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा तभी भी वो निकाल देगा। कुछ और पंगा? फिर प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ मैटर्स कुछ नहीं, डेट टाइम फिक्स होगा, प्लेस फिक्स होगी, ही में एक मीटिंग कंडक्ट की जाएंगी सेपरेटली या जॉइंटली, फिर एक उनको मेमो दिया जाएगा। ये मेमो किस चीज़ का होगा कि आप जब मीडिएटर मिलने वाला होगा ना उससे पहले ही आपको मीडिएटर को एक मेमो देना पड़ेगा कि हमारा डिस्प्यूट किस बात का है, ताकि वो आने से पहले थोड़ी तैयारी करके आए, ठीक है। आया 4th पॉइंट समझ?
सारे। उसके अलावा ईच पार्टी शैल प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड। सही, क्लैरिटी, यहाँ तक कोई डाउट? उसके बाद तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज़, या खुद या तो अटॉर्नी के थ्रू, या तो मे बी रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन विद द परमिशन, या तो पार्टीज नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया का एक बंदा यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, वो रिप्रेजेंट कर देगा। बढ़िया, सेट, क्लैरिटी है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अटेंडेंस, नहीं आए तो इसमें ना बड़ी मज़ेदार बात है, अगर एक पार्टी 2 बार नहीं आई तो वो बंदा जो है मीडिएटर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देगा कि सॉरी, इनका मीडिएशन नहीं हो सकता, ये तो आता ही नहीं है। ठीक है, अगर एक पार्टी 2 बार नहीं आई तो, अगर मान लो 2 पार्टीज हैं ए और बी, एक बार ए नहीं आई, फिर बी नहीं आई, फिर ए नहीं आई, फिर बी नहीं आई, तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देगा ऐसा है नहीं, फिर वो मीडिएटर का मर्जी है कि जब तक उसको एंटरटेन करना है वो कर रहा है। एक्स पार्टी ऑर्डर वो फाइल कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सेटलमेंट करानी है, पूरा का पूरा वो चला जाएगा ना, बेसिक ही चला जाएगा। तो अब तुम्हारा यहाँ पर अब तक कंडीशन क्या हुई, एक सेकेंड, कि अगर एक बार पार्टी नहीं आ रही है तो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलने का कोई प्रोविज़न नहीं है, पर एक ही पार्टी 2 बार नहीं आ रही तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा अगली बारी में बोल दो। ठीक है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है इधर, पढ़ लोगे। फिर उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड पॉइंट है ना, एक यहाँ पर 2-4 लाइन छोड़ने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल शैल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग नॉर्मली विद इन 14 days from the date of receipt of report or mediator or consultor on the third date. If the government is satisfied that the parties have settled the dispute, it shall pass a necessary order. नहीं, एक सेकंड, कहाँ थे हम? अच्छा, मैंने गलत पढ़ लिया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस है। हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस का क्या मतलब, अब मीडिएटर के दुनिया भर के काम है, वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकते हैं। इसको पॉज करके निकल जाए।